अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हालचाल? अच्छा, थैंक यू फॉर योर फीडबैक फ्रॉम यस्टरडे। और सलमान नसीर साहब पीएसएल के सीईओ हमारे साथ मौजूद थे। अब सोशल मीडिया पे हर कोई अपने शहर के लिए जो है ना वो वाउच करना शुरू हो गया। इतने अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं, मतलब फैसलाबाद की टीम के लिए कोई और नाम वाले है, बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हुए हैं। एज दे शुड बी, बिकॉज यू नो द सिटी हैज प्रूव्ड दैट दे कैन होल्ड टूर्नामेंट्स, और बड़े अच्छे उनके ग्राउंड भी है और लोग भर जाते हैं। सो उन्होंने तो प्रूव किया है। फिर सारे जो थे जिनके नाम प्रपोज किए थे कल, तो वो अपने शहर के साथ कोई नाम दे के कि क्या नाम होना चाहिए हमारी टीम का, दे वर शेयरिंग दैट एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन। मेरा तो ख्याल है इनको पोलिंग करवानी चाहिए पब्लिक से कि कौन सी नई टीम्स होनी चाहिए पीएसएल में, व्हाई नॉट। अच्छा जी, ये एक बात है। दूसरी बात, चूंकि मैं मतलब जो भी बिड जीतेगा उसको आवाम की राय जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए, बिकॉज लोगों की तरफ से बड़े क्रिएटिव आइडियाज आ जाते हैं। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, एंड पीपल आर इन्वॉल्वड इन, आफ्टर ऑल इट इज पीएसएल। अच्छा जी, पीएसएल तो जब होगा तब होगा, लेकिन आज हमारा दूसरा T20 है और पहला जो मैच था क्या था? साउथ अफ्रीका के साथ। आप नहीं थी, लेकिन हम बहुत बुरी तरह हारे। ये मुझे पता चला था वहाँ, लेकिन फिर पता चला कि इतनी बुरी तरह हारे हैं कि मैंने आई लॉस्ट इंटरेस्ट। मैंने कहा फिर अब नहीं देखते, लेकिन आज दूसरा है। बहुत सारी वजहों की वजह से ये अहम भी था पहला मैच, क्योंकि बाबर आजम की वापसी हुई थी। वो बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए थे, डक पर आउट हुए थे। सो वो जो पैच था वो बैड पैच जिसे कह लीजिए, वो पैच तो नहीं, अब जरा उससे ज़्यादा तवील ही होता हुआ उनके लिए नज़र आ रहा है। पैच होता है ना ये, और जाहिर है जब हम बात करते हैं किसी भी खिलाड़ी की, हम पाकिस्तानी खिलाड़ी की बात करते हैं, तो कोई ये नहीं होता कि ना चाहे कि ये परफॉर्म करें। हम सब चाहते हैं कि ये परफॉर्म करें और हमें वो इनकी क्लास और वो इनकी पीक और वो इनका और दोबारा देखने को मिले, जिसको हमने देख के बहुत इंजॉय किया है। और पाकिस्तान का नाम इन्होंने पाकिस्तान का नाम इन्होंने फ़ख्र से बुलंद किया है। सो गुड लक टू टीम पाकिस्तान एंड स्पेशली बाबर आजम फॉर टुडे। इंशाल्लाह आज रात 8 बजे दोबारा ये मैच होगा। वो तो मैच जब होगा तो होगा और इंशाल्लाह हम जीतेंगे एंड वी विल सेलिब्रेट। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को अमन का एक और मौका दे दिया है, और बिलाखिर 5 रोज तक मुज़ाकरात करने के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए हैं। यानी सीज फायर जो है दैट विल कंटिन्यू। कल तक तो समझ नहीं आ रही थी ना कि आगे क्या होगा। तुर्की की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिये में बताया गया है कि मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। तमाम फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम किया जाएगा। ये पेशरफ्त रात गए बाय द वे सामने आई है, वरना कल तो पाकिस्तान का मुज़ाकराती वक्त आपको पता है वापस आ ही रहा था। और हमारे ही शो में ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि लिटरली एयरपोर्ट से वापस गए हैं मेज़बान मुल्क तुर्की की दरख्वास्त पर। पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात पर रजामंद हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। उम्मीद तो हम सबको है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तुर्की के दफ्तर खारजा की तरफ से सलामी का आना ये बड़ी संजीदा बात है, और ये जॉइंट वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म जो है ये एक फोरम अब अवेलेबल होगा जिसमें इस तरह की एविडेंस तमाम रखी जाएगी, और इस फोरम के तहत जॉइंट वेरिफिकेशन और तस्दीक की जाएगी इन तमाम मामलात की, कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया होता है तो वो अब इस फोरम के पास इख्तियार आ गया है कि वो ना सिर्फ उसकी तस्दीक करे, उसकी एविडेंस को देखे, बल्कि खिलाफ वर्जी करने वाली पार्टी के खिलाफ वो सजा भी आयद करे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ना सिर्फ माना गया है, बल्कि अब बहुत बड़ा बर्डन और जिम्मेदारी है अफगान तालिबान रजीम के ऊपर कि वो फौरी तौर पे तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को ना सिर्फ रोकने में अपना किरदार अदा करें, बल्कि अमन के क़याम को यकीनी बनाएं, और बसूरत दीगर उनके खिलाफ जो है वो सजा आयद की जाएगी। अच्छा जी, फिर आपको बता दें कि कल क्या हुआ। कल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। हमारे यहाँ अपने अंदर अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उनका सिलसिला जारी है। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। सो जहाँ बॉर्डर पर ये सब कुछ हो रहा है वो भी टैकल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 ख़वारिज मारे गए हैं। ख़वारिज में हाई वैल्यू टारगेट खारजी रहनुमा अमजद उर्फ मज़ाहम भी शामिल है। हलाक खारजी सरगना भारतीय आलाकार तंजीम फितना अल ख्वारिज की रहबरी शूरा का सरबराह था और खारजी नूर वली के नायब की हैसियत से काम कर रहा था। मुज़ाहिम कानून नाफिज करने वाले इदारों को तवील अरसे से एक्चुअली मरतूब था और हुकूमत पाकिस्तान ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए से पहले ही मुकर्रर कर रखी थी। खारजी सरगना अमजद अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। बहरहाल मुज़ाकरात के दौरान तो पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है।
कल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर में कबायली अमायदीन के जिरगे में भी लोगों से मुलाकात की है। बिल्कुल, और इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है, एंड व्हाई नॉट। सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। अफगानिस्तान के साथ बहुत सारे सफारती और माशी इक़दामात उठाए हैं, मगर अफगान तालिबान हुकूमत अब भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें तमाम सहूलत फराहम करती रही है, और इसके शवाहिद भी हैं, इसके प्रूफ भी हैं। कबायली अमायदीन का कहना है था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के साथ हैं, और फितना ख्वारिज की गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पसंद नहीं करता। कबायली अमायदीन ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ भी वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया है। बड़ी क्लियर कट बात की है, एंड इट्स अ गुड थिंग कि सीज़ फायर हैज़ एक्सटेंडेड। जिरगा भी हुआ, फिर दूसरी तरफ सीज़ फायर एक्सटेंड हुआ है, फिर साथ ही मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। अब और कितने अतवार क्या इसी नशिस्त में या इसी बैठक में, मतलब ये जो सेशन चल रहा है, इससे पहले आपको पता है ना दोहा में सीज़ फायर पर इत्तेफाक हो चुका था, उसके बाद इस्तांबुल में दूसरी बैठक होनी थी। क्या कोई थर्ड सेशन एक और वक्त पे होगा या अभी यही कंटिन्यू करेगा? ये सारी बातें जान लेते हैं। हमारे साथ हैं नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ एजाज, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बता दें कि जब सीज़ फायर की हम बात कर रहे हैं तो ये टाइम बाउंड सीज़ फायर है, कुछ दिन के लिए है या फिर अब रहेगी? सीज फायर तो एक्सटेंड किया है, इसका मतलब है ये टाइम बाउंड है। आपको पता है कि जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे थे, रात एक बड़ी पेशरफ्त हुई है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लेट नाइट, और दोनों जो फ्रीकैन हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन्होंने जो मुश्तरका मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है उस पर तुर्की और कतर की मेज़बानी में इत्तफाक कर लिया है, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तो ये डेवलपमेंट हुई है कि अफगानिस्तान ने इस बात को माना है, पाकिस्तान तो पहले ही चाहता था क्योंकि पाकिस्तान मुतासरा था। दूसरा ये है कि क़वायद-ओ-ज़वाबत अभी तय किए जाना बाकी है। क़वायद-ओ-ज़वाबत 6 नवंबर को दोबारा इस्तांबुल में आला सतही मीटिंग होगी, उसमें ये क़वायद-ओ-ज़वाबत तय होंगे। तो अब हम 6 नवंबर का इंतजार करें कि 6 नवंबर को क्या होता है, क्योंकि जो बेसिक जो चीजें थी वो पाकिस्तान ने अपनी मनवा ली हैं, और इसमें तुर्किया का बड़ा रोल है, कतर का बड़ा रोल है कि पाकिस्तानी वफद तो वापस आ रहा था और लिटरली एयरपोर्ट पहुंच चुका था, और फिर तुर्क जो मेजबान है, पर्टिकुलरली जो उनके इंटेलिजेंस चीफ है इब्राहिम कालन, उन्होंने रिक्वेस्ट की पर्सनली कि वो एक दफा और कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि इस्तांबुल से कोई अच्छी खबर निकले। और फिर गुज़िश्ता रोज पहले जो मेजबान है तुर्की और कतर के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मुलाकात की अफगान तालिबान से और उनको कन्विंस किया, क्योंकि पाकिस्तानी मसला पाकिस्तान की तरफ से नहीं था, पाकिस्तान का जो मुतालबा था वो बड़े वाज़े था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान का मुतालबा था क्या। बेसिकली हम तो कहते हैं ना कि वो लिख कर दें। पाकिस्तान ये कहता था कि एक बात तो ये कि आप इन जो टीटीपी के लोग हैं उनको यहाँ से निकालें, आप उन्हें रखना चाहते हैं तो रखें, लेकिन पाकिस्तान में अटैक ना करने दें। और अगर आप टीटीपी को रखना चाहते हैं और वो हम पर अटैक करते हैं तो हमारी और आपकी उस वक्त ताल्लुकात बेहतर होंगे, हमारे और आपके, जब आप इन्हें दहशतगर्द करार देंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब टीटीपी को दहशतगर्द करार देने का मुतालबा पाकिस्तान का बड़ा अहम था और वो कारगर भी साबित हुआ। हमारी इतलात के मुताबिक कि काफी सारे इन मुज़ाकरात के दौरान जब पाकिस्तान का उन्होंने रवैया देखा कि पाकिस्तान तो बड़ा सख्ती से कायम है अपने रवैये के ऊपर, और पाकिस्तान ने बार बार वाज़ेह किया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा दोबारा हम आप पे अटैक करेंगे। तो कुछ इतलात खैर अफगानिस्तान से भी आ रही हैं, खैर उनको छोड़ते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम के ऊपर इत्तफाक पा गया है। 6 नवंबर को दोबारा मुज़ाकरात होंगे और देखें कि उसमें क्या हो। अच्छा एजाज, लिटरली पाकिस्तान इज वेकिंग अप टू दिस गुड डेवलपमेंट, क्योंकि कल तक तो सारी उम्मीदों के चिराग गुल हो गए थे, अब रात गए कि ये डेवलपमेंट है। हम चाहते हैं कि आप दोबारा से राउंड अप करें, सम अप करें, अब हम इसको मुस्बत पेशरफ्त करार देंगे कि
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तो सीज फायर एक्सटेंड हुआ है, दूसरा एक मैकेनिज्म पर इत्तफाक हो गया है। मतलब हम किस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं? हमारे बहुत सारे मुतालबात थे। हमारा ये भी मुतालबा था कि इनके जो अमीर हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जो टीटीपी ने हमले शुरू किए हुए हैं या अपने तय एक जंग शुरू की हुई है, इन हमलों को हराम करार दें। सो हम किस किस पॉइंट को मनवाने में कामयाब हुए हैं? और हम आपस में तो बात कर लेंगे, लेकिन जो हमारे सालिस हैं वो इसके गारंटर बने हैं? जी, हमारे पास जो अब तक की इतलात हैं कि जो पाकिस्तान की कंप्लेंट है, द मदर ऑफ ऑल कंप्लेंट्स, वो ये है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं और इस दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों के बायस पाकिस्तान का अमन खराब हुआ है। तो इसके लिए पाकिस्तान ने ही तजवीज़ किया था एक वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम के किस जो लोग अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आते हैं उनका वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम, उसकी एक बड़ी डिटेल है। उसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है कि क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए, अफगान हुकूमत क्या क्या स्टेप्स ले, उसके फर्दर क़वाइद ज़वाबित हैं जो अभी तय किए जाने हैं। और वो जो क़वाइद ज़वाबित हैं वो इस्तांबुल में 6 नवंबर की जो मीटिंग है उसमें तय होगी। अच्छा एजाज, जब कल ये खबर आई थी कि दोबारा से ये रिज्यूम की जाएगी टॉक, जब पाकिस्तानी डेलीगेशन जो थी वो ऑलमोस्ट एयरपोर्ट तक पहुंच गई थी, स्टेलमेट किस बात पे था? क्योंकि अगर इतने दिनों से एक मीडिएशन हो रही है, एक बातचीत हो रही है, यहाँ तक पॉइंट आ गया कि जी बात नहीं बनी और अब हम वापस जा रहे हैं अपने मुल्कों में, व्हाट चेंज्ड? मतलब तुर्की की तरफ से कहना कि एक दफ़ा दोबारा ट्राई किया जाए, किस तरह माइल किया अफगानिस्तान को कि नहीं बैठे और वही बातें जो पहले हो रही थी उन पे माने, या किसी और मुल्क का भी कोई इन्फ्लुएंस रहा है? बिल्कुल इन्फ्लुएंस रहा हो, बट व्हाट चेंज्ड? तुर्की और कतर दोनों इकट्ठे हैं और तुर्की और कतर जो पोस्ट अमेरिकन तालिबान है, यानी कि 15 अगस्त से ऑनवर्ड जो तालिबान की हुकूमत है, पोस्ट अमेरिकन अफगानिस्तान तालिबान की जो हुकूमत है, वहां पे बड़ा रोल है दोनों मुल्कों का। कतर ने, आपको पता है कि साल 2012-13 से तालिबान को कतर में ऑफिस दे रखा था। फिर जो तालिबान के और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो कतर होस्ट करवाया करता था। तुर्की अभी भी आखिरी वक्त में जब अमेरिकन गए हैं तो तुर्की ने जो काबुल एयरपोर्ट है उसका कंट्रोल संभाला हुआ था और अफगानिस्तान को बड़ी मदद करता है। जो पाकिस्तान का मुतालबा था कि अफगानिस्तान सर्टन एक्शंस ले और उसके ऊपर तहरीरी गारंटी दे, तो वो तहरीरी गारंटी देने से गुरेजा थे। यानी कि वो तहरीरी तौर पर ये जो मैकेनिज्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें कुछ ऐसी शिकें हैं जिसमें तालिबान ने तहरीरी तौर पर गारंटी देनी थी कि वो किसी सूरत भी टीटीपी को इस तरफ नहीं आने देंगे, वो इंश्योर करेंगे। पाकिस्तान का ये कहना था, अफगानिस्तान का ये कहना था कि हमारी रिवायात है, हम अपने मेहमानों को अपने पास रखते हैं। और आपको पता वो मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन को रखा था। तो पाकिस्तान का ये कहना था कि आप अपनी रिवायात रखते हैं तो पूरी करें, और पूरी रिवायत ये है कि आपका मेहमान हमारे मुल्क पर अटैक ना करे, और अगर मेहमान अटैक करेगा तो पाकिस्तान यही तसव्वुर करेगा कि ये आपने मेजबान मिले हुए हैं इस अटैक में। तो ये बात पाकिस्तान ने उनको समझाई कि देखिए रिवायत सिर्फ मेहमान को रखने की नहीं है, रिवायत इस बात को यकीनी बनाने की भी है कि मेहमान पड़ोसी मुल्क के साथ शरारत ना करे, वहां पर दहशतगर्दी ना करे। आप इस रिवायत, पूरी रिवायत पर अमल करें, और अगर आप अमल नहीं करते तो फिर पाकिस्तान जवाब देगा। चलिए, अच्छी पेशरफ्त हुई है। अब ये नशिस्त फिलहाल बर्खास्त है और एलामिये के बाद अभी आज या कल या परसों अभी कोई डायलॉग नहीं होगा, या बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहेगी और 6 नवंबर को ही ये डायलॉग्स रिज्यूम होंगे, ऐसा ही है? जी देखिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहेगी। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस से कुछ लोग राब्ते में हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के, देखिए दोनों मुल्कों के सफीर तो अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। सरदार शकीब यहाँ पर मौजूद है और हमारे सफीर जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो डिप्लोमेटिक चैनल्स तो पहले से मौजूद थे। जी हाँ, वो पहले से मौजूद थे, वो जारी रहेंगे, शायद उनमें इंक्रीज भी आ जाए।
6 नवंबर को इस्तांबुल में मुलाकात। बहुत शुक्रिया आपका एजाज। थैंक यू ये मुस्बत पेशरफ्त है, आपको पता है हर चीज़ पे फिर इसका असर है। हमारे यहाँ एक कैफियत तो होती है, चाहे स्टॉक मार्केट की आप सूरत हाल देख लें, इन खबरों का भी असर होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अमनो अमान का आपको पता है कि कितना डायरेक्ट एक लिंक इफेक्ट होता है, लिंक होता है एक्टिविटी, एवरी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। सो या ये मुस्बत पेशरफ्त है जो फाइनली एक मिली है हमें इन मुज़ाकरात से, इन डायलॉग से, और होपफुली इस पे आगे भी बात बढ़े। और 6 नवंबर को जो दोबारा 6 नवंबर को एक और नशिस्त होनी है इज पॉजिटिव एज वेल कि दे हैव अग्रीड टू कीप टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा जी, ये बात होगी। एक और खबर जो आपको देनी है, इंफॉर्मेशन इनफैक्ट आपको देनी है, उम्रा वीज़ा मिलने के 1 महीने के अंदर सफ़र लाजमी करार दे दिया गया है। ताख़ीर पर वीज़ा मनसूख हो सकता है। ये सऊदी वजारत हज और उम्रा की नई उम्रा पॉलिसी है। इसका ऐलान किया गया है। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज हो जाएंगे। और पहले आपको याद दिला दें, जब उम्रा वीज़ा मिलता था तो विद इन 3 मंथ्स 3 महीने तक सफ़र की इजाज़त थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपको उम्रा का वीज़ा मिल गया है तो आपके पास 1 महीना है बीच में 30 डेज टू ट्रैवल, वरना फिर आपका वो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक आप कुछ जिनके पास वीज़ा है वो ये सोच के ना बैठें कि अभी हमारे पास 3 महीने हैं एंड वी कैन प्लान इट। यू हैव टू डू इट विद इन 1 मंथ। अच्छा जी, ये सोचा हम आपको बता दें। अभी हम आगे बढ़ेंगे और ये सुनिए आप भाई, इसके चलें ये भी कर लेते हैं, ये और भी खबरें, लेकिन ये आपको बताना ज़रूरी। हाँ, वालिदैन बच्चों को आपको पता है मोबाइल फ़ोन दिए होते हैं आजकल, ना दें, कोशिश तो हर वालिदैन की भी यही होती है, कॉमन बात है फिर, लेकिन क्यों ना दें, इसकी एक और वजह सामने आ गई है। या वक्त का तयन करें देते हुए कम उम्र बच्चे दूर की नज़र की कमज़ोरी की बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं और 10 साल तक की उम्र के 40% बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, ये बताया गया है, मायोपिया। जबकि इनमें हर साल 14% तक इजाफा होने का खदशा है। ये इंकशाफ लाहौर के मुगल आई ट्रस्ट अस्पताल के शोबे पीडियाट्रिक ऑप्थमोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार में किया गया है। शोबे की सरबराह प्रोफेसर सीमा कयूम ने बताया है कि मायोपिया में आँख की साख्त तब्दील हो जाती है। बच्चे मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन मुसलसल देखते रहते हैं, पलक भी नहीं झपकते, आँखें मलते हैं। कई बच्चों को -7 से -10 तक की दूर की ऐनकें लग गई हैं। वैसे ये इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज। मतलब बच्चे तो बच्चे हैं, अडल्ट्स भी अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हो तो ड्राई आइज इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना जब होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लिटरली आप आंखें झपक नहीं रहे होते। ब्लू स्क्रीन की लाइट आपकी आंखों में कॉन्स्टेंट आ रही है। अक्सर अंधेरे में जब सोने से पहले घंटा हर जगह अंधेरा होता है और आपकी वो स्क्रीन की लाइट ही होती है जो आपकी आंखों में जा रही है। सो यू कैन फील दैट एज वेल। अब इमेजिन करें कि बच्चों पे उसका क्या असर हो रहा होगा। इसलिए अब हम ये नहीं कह रहे बिकॉज दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ नाउ कि बच्चों को गैजेट्स और स्क्रीन्स वगैरह ज़रूरी भी हो जाता है। इनफैक्ट इवन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ज़रूरी हो जाता है, लेकिन उसका भी एक टाइम जो है, एक वक्त जो है, ड्यूरेशन रादर जो है वो उसका तयन कर लें। आप स्क्रीन तो वही कंटेंट है ना जो आपने मोबाइल पे भी देखना है, टीवी पे देखना है। अगर आपके पास सहूलत मौजूद है ना, क्योंकि टीवी फिर भी एक फासले से देखा जाता है, तो टीवी पे आपका मतलब है थ्रो कर दें, टीवी पे थ्रो कर दें, टीवी पे आप यूट्यूब चला दें, क्योंकि टीवी आप 10-20 फुट के 10, 15, 8, 9, 10 फुट के फासले से तो देख रहे होते हैं। फिर बड़ी स्क्रीन होती है। ये अच्छी बात वैसे अब्दुल्ला आपने की है। मोबाइल जो है वो आप यहाँ बच्चे लेटे हुए हैं, उल्टे बिस्तर पे लेटे हुए हैं और यूं करके तो मुंह पे गिर भी जाता है फोन। लेकिन चलिए ये बड़ी अच्छी बात की है। हाउएवर स्क्रीन टाइम आप जो है वो लिमिट वैसे ही मिनिमाइज करें एंड व्हेन इट कम्स टू गिविंग योर चिल्ड्रन स्क्रीन टाइम तो आप टेलीविजन पे दें रादर ऑन फोन्स और टैबलेट्स। और आगाज खुद से करें ना, खुद करेंगे तो बच्चे जो हैं उसको सीखेंगे। तो ये ज़रूर इसके हवाले से सोचें। इन द मीन टाइम वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। सी यू। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। आपको बताया था हमने, हम ज़हनी तौर पे आपको तैयार कर रहे थे। पहले T20 में हम नहीं बता रहे कि क्या हुआ था। यू नो दैट जनूबी अफ्रीका जो है वो 3 मैचेस की सीरीज में पहला मैच जीत गया था, एक की बर्तरी हासिल कर चुका है। तो आज हमारा जीतना लाजमी है, हर सूरत हमें जीतना होगा। हाँ, बस इतनी सी बात। वीकेंड भी है, मतलब कल हफ्ता है, फिर इतवार है, जिंदा दिलाने लाहौर ये मुकाबला देखने के लिए आज हमें इसलिए भी जीतना जरूरी है ताकि हमारा वीकेंड अच्छा गुजरे।
वरना हर घर में कोई ना कोई तो नाराज होगा, पीपल हु आर वेरी इन्वेस्टेड इन क्रिकेट। अच्छा, हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम किस किस चैलेंज की बात करें? हमारे पास टीम में तब्दीलियों की ऑप्शंस भी महदूद हैं। प्लेइंग 11 में शामिल इस वक्त बैटिंग ऑप्शंस में अब तो समद हैं, बॉलिंग ऑप्शन में स्पिनर उस्मान तारिक हैं, जबकि फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा और मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद हैं। पिंडी की परफॉर्मेंस देखकर असूलन तो बहुत कुछ बदल जाना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं बस वो हैं अब लिटरली बस नहीं। आई डोंट जस्ट से दैट, ये कहने से लगता है वी हैव रियली गिवन अप, दिस इज हाउ इट इज। नॉट गिवन अप, बट देयर कम्स अ पॉइंट जब एक्चुअली you do almost give up. We are there. We are there almost. We also have to accept the reality as well, and we do not want this to happen at all. सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरी तरफ विमेन वर्ल्ड कप पे ऑस्ट्रेलिया को हरा के किस तरह पहुंचा है इंडिया फाइनल में। मतलब इंडिया विमेन टीम कमाल कोई खेली है। फिर बता देते हैं अपने मेहमानों के पास आने से पहले जरा आपको ब्रीफली उस मैच का बता दें। तो स्पेक्टिकल टू वॉच। जी, आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दे दी है और फाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं, फाइनल में चले गए हैं। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 338 रन जो हैं वो बनाए थे, और मतलब उसके बाद फिर जवाब में भारत ने 49वें ओवर में ये हदफ हासिल कर लिया। जमाइमा रोड्रिगेज ने 127 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी इनकी। कैन इट बी सेड हियर कि उनको टारगेट मिला था 338, और असल में अगर ऐसा टारगेट हो तो थोड़ा सा आप डॉन्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा आप खौफजदा हो जाते हैं। दे डिड नॉट, दे टुक इट ऑन, और आप उनकी प्ले में, उनके खेलने में आपको नजर आ रहा था एक ओवर पहले ही उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 89 रन बनाए। विमेन वर्ल्ड कप का फाइनल अब इतवार को होगा 2 नवंबर को, भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन जाहिर है कि इंडिया ने उनको भी आउट क्लास कर दिया। तो ये तो हम एक कंपैरिजन कर रहे थे, बिकॉज अब हम कंपैरिजन किया करेंगे। विमेन आर रियली प्लेइंग रियली गुड। और ये भी कंपैरिजन था कि इंटरनेशनल क्रिकेट, यू नो, लेट्स टॉक अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज इन द रीजन, उनकी कहां पहुंच गई है, बीट विमेन और मेंस। सो या, और हम कहां खड़े में हैं वो भी सबके सामने हैं, बीट विमेन और मेंस। सिकंदर एंड भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप लोगों का? सिकंदर, हमारे क्या चांसेस हैं आज कंसिडरिंग के पहला जो था वो बहुत बुरी तरह हम हारे हैं? अच्छा देखो, अभी खवातीन की जो बात हो रही थी उसके अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये वो टीमें हैं कि जो काफी 70-80 साल से उनकी खवातीन क्रिकेट खेल रही हैं, तो उनका स्टैंडर्ड इसलिए थोड़ा सा ऊंचा है, हाई हमसे। हमारी जो बच्चियां हैं उनके जो सबसे बड़ा मरहला है, जैसे कि MBBS में होता है कि एडमिशन लेती हैं, 3 साल पढ़ाई कर रही होती है, उनकी शादी हो जाती है। तो हमारे ये बच्चियों का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि उन बेचारियों को, हमारी अपनी बच्चियों को हम जो है आगे बढ़ने नहीं देते, उनको एक जगह रोक देते हैं। हमारा ये माशरे का कह सकते हैं कि एक जो भी है हमारी लड़कियों को ज्यादा चैलेंजेस हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हमें दैट्स राइट एंड वी टोटली एग्री विद यू। छोड़ दें लड़कियों को, लड़कों को क्या हुआ है? उनको तो कोई चैलेंजेस नहीं है। देखें, लड़कों को ये हुआ है कि जो उनकी जो सिलेक्शन है वो हमारे, मैं कह के थक गया हूँ, आप लोग भी कहते होंगे यार, हर वक्त यही कहता रहता है कि जब तक हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उठा के नहीं लाएंगे और उसका मसले का हल नहीं होगा। मैंने, अब्दुल्ला ने एक दफा मुझसे पूछा था ना, मैंने कहा था कि हमसे PSL से उठाते हैं, तो उन्होंने कहा था PSL जो है वो T20 है। तो मैंने उसका एक डेटा निकाला है, वो अभी बताऊं या बाद में बताऊं? बता दें ब्रीफली। हाँ, ब्रीफली जल्दी से बता देता हूँ कि देखें जी, मैंने पूरा डेटा निकाला। 77 लड़के जो हैं पाकिस्तान के खेलते हैं, उसमें फिर फॉरेनर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसमें से तकरीबन 20-25 लड़के ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान से खेल ही नहीं सकते, जैसे कि शोएब मलिक है, आमिर है, इमाद वसीम है, ऐसे 20-25 लड़के हैं कि जो कि पाकिस्तान से तो रह कितने गए 40। तो हम 40-45 लड़कों से टीम की सिलेक्शन करते हैं, जबकि हमारे डोमेस्टिक के अंदर 450 लड़का खेल रहा है, 350 लड़का खेल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इसके लिए कोई क्राइटेरिया बनाए कि ये एक T20 का टूर्नामेंट जो सिर्फ डोमेस्टिक लड़कों का है वो कराएं 5 टीमों का, और फिर उसमें से लड़के सिलेक्ट करें। अभी भी अब तो PSL में भी 2 टीमें और आ जाएंगी, तो हमारे पास लोकल लड़कों का पूल भी जरा बढ़ जाएगा। फ्रेंचाइज होते हैं ना, फ्रेंचाइज वो अपने कहते हैं कि ये हमने लड़का जमीन से उठाया है, हमने ये गली में खेलता हुआ उठाया है, उनमें से 1-2 कामयाब भी होते हैं, मगर ज्यादातर नहीं होते। तो अब हमने जो, जैसे अब्दुल समद हमारे पाकिस्तान टीम में इस वक्त आए हैं, हम खिला भी नहीं रहे, रखा हुआ है, उन्होंने 10 डोमेस्टिक मैच खेले हुए। उस्मान को देखें, उसने 3 खेले हुए। उसके बाद उस्मान तारिक को देखें, उन्होंने सिर्फ 2 खेले हुए। तो हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत ही नहीं देते।
तो ये एक बहुत बड़ा और ये अलमिया बात है जाहिर है बहुत अरसे से बात कही जा रही है कि जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट पे अब आप आज की मैच की बात करें, उसके अंदर देखें साहिल बिल्कुल रन नहीं करे, हसन नवाज रन नहीं करे, आपके आगा रन नहीं करे। ये 3 लड़के तो वो हैं जो कि 13-14 मैच खेलते हुए आ रहे हैं और रन नहीं कर रहे। बाबर आया फेल हो गया और उस्मान आया फेल हो गया। तो हमारे 5 लड़के रन नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? और आपने कप्तान की बात की, कप्तान जाहिर है उनका कोई भी रोल डिफाइंड हमें नहीं समझ में आता। क्या है वो ऑलराउंडर हैं, तो ना उनकी बॉलिंग है ना उनकी बैटिंग है। बताइएगा एज एन इन T20 फॉर्मेट, बताइएगा भट्टी साहब, क्या लग रहा है आपको, आज कोई तब्दीली की जाएगी? अब्दुल्ला, मेरे पास कोई कंफर्म इत्तला नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में एटलीस्ट 2 तब्दीलियां तो होनी चाहिए। जिस तरह हसन नवाज स्ट्रगल कर रहे हैं, अब्दुल समद ने बहुत स्कोर किया, अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में स्कोर किया, पाकिस्तान शाइन्स के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां स्कोर किया है। और जो फर्स्ट क्लास सीजन खत्म हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी अब्दुल समद का मुख्तलिफ फर्स्ट क्लास के अलावा वनडे फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में वो स्कोर करते रहे। मेरे ख्याल में अब्दुल समद को ट्राई करें। वसीम जूनियर की बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि आज 12वां T20 इंटरनेशनल होगा कि वसीम जूनियर को खिलाया नहीं जा रहा, सिर्फ वो टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो वसीम जूनियर को ट्राई करें। उस्मान तारिक को आपने कैरिबियन लीग की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान टीम में लिया है, तो मेरे ख्याल में अबरार की जगह, अब चूंकि देखिए T20 वर्ल्ड कप तकरीबन 3 महीने रह गए, तो लिहाजा T20 टूर्नामेंट के लिए अगर हमने कुछ तैयारी करनी है तो होम ग्राउंड पर मौका है। लड़कों को हम ट्राई कर रहे हैं, सलमान मिर्जा का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल आज के मैच में भी जो तमाम तर लोगों की तवज्जो होगी बाबर आजम पर होगी। लाहौर उनका होम ग्राउंड है, लोग जाहिर बाबर आजम को चाहते हैं कि वो किंग बाबर आजम जिसकी वजह से वो शोहरत रखते थे, वो परफॉर्मेंस दे। तो बाबर आजम, how many chances can somebody be given in the sense, अब this is not a rant against बाबर आजम, लेकिन फिर भी बाबर आजम को जब बिठा दिया था टीम से, वो नहीं खेल रहे थे, तब उन्होंने अपने ऊपर काम किया कि नहीं किया? क्योंकि हमने उनकी तस्वीरें देखी, वो गोल्फ खेल रहे हैं, बहुत कुछ और कर रहे हैं। साहब से बात की थी, वो कह रहे थे जी वो कहते हैं वो बहुत काम करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत काम करते हैं। Why does this काम मेहनत not translate on the field? नजर नहीं आती। ये सिकंदर भाई जो बात कर रहे हैं ना, बाबर आजम ने बिल्कुल मेहनत की होगी, हम ये नहीं कह रहे नहीं की होगी, लेकिन मैचेस में वो कम नजर आए। वो प्रैक्टिस करते रहे, इंडोर सेशंस में हमें नजर आए, लेकिन मैच प्रैक्टिस की उनमें शदीद कमी है। मेरे ख्याल में बाबर आजम को चाहिए, लास्ट ईयर भी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी, इस साल भी जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें और दुनिया की डिफरेंट लीग्स है वहां पर जाकर खेलें। लेकिन जो एक चीज जिसकी वजह से बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था और बार बार माइक हैसन कहते रहे कि जी उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो क्रिकेट हमें नजर नहीं है। मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम को आज ओपन करवा लिया जाए, साइम अयूब की जगह साइम अयूब को नीचे लेकर आ जाए, क्योंकि बाबर आजम का अगर आप T20 कैरियर देखें तो वो तो एज ए ओपनर ही खेले, वहां पर स्ट्राइक रेट का मसला आता है, लेकिन स्ट्राइक रेट का नीचे भी मसला है। तो बाबर आजम ने बिल्कुल मेहनत की होगी, लेकिन बाबर आजम ने मैचेस कम खेले, उन्होंने नेट्स पर हमारा वही वाला प्रॉब्लम जो हमने बड़े अरसे झेला है, जब बाबर आजम और रिजवान जब ओपन किया करते थे कि हमारा पूरा पावर प्ले ज़ाया हो जाया करता था। That's right. So वो मसला भी तो हमारा पुराना है ना भट्टी साहब, पता नहीं क्या होगा। लिटरली इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि हम भी क्या हर वक्त बात Anyway, we are not going to speculate on that क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है। So thank you so much. सलमान नसीर साहब बता रहे थे कि बाबर बहुत प्रैक्टिस करते हैं और जिम में होते हैं और नेट करते हैं, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, he should have played in A team, he should have played domestic, जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि नेट पे प्रैक्टिस करना जरूर जाहिर है बड़ा जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू प्ले द एक्चुअल मैचेस। आप जब तक डोमेस्टिक का सीजन नहीं लगाएंगे, एंड ऑल्सो वो इतना बड़ा नाम है और शायद वो अपने नाम के नीचे थोड़ा सा दब रहे हैं कि मैं किस तरह करूं ये बाकी चीजें। ही रियली नीड्स टू लेट गो ऑफ दैट माइंडसेट। अच्छा, विशिंग हिम एंड द रेस्ट ऑफ द टीम पाकिस्तान गुड लक। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे।
अच्छा जी, ये सुनिए, कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ रानो को फिलहाल इस्लामाबाद के रिहैब सेंटर मुंतकिल करने की तैयारियां हो रही हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़, जहां से उसे फिर गिलगित बल्तिस्तान ले जाया जाएगा। आई हैव अ क्वेश्चन जो कि ऑब्वियसली हम अभी पूछेंगे। ये मैं जब अपनी छुट्टियों पे गई थी ना, उस बात को अब 10-15 दिन हो चुके हैं, मतलब पूरा अरसा, उससे पहले से ये ऑर्डर हुआ है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रांसफर? सारी गुफ्तगू में आपने ये बता दिया कि आप कितनी छुट्टियां करते हैं। नहीं, छुट्टियों की बात नहीं है, 10-15 दिन आपने कहा ना। ये होता है जब बात कोई और हो रही हो और बात का मतलब कुछ और निकाला जाए। एनीवे, छोड़ दो भाई, मैंने कुछ कहा था। इस्लामाबाद मुंतकली के लिए इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर की 3 रुकनी टीम कराची पहुंच चुकी है। टीमें बना लें आप लोग। और इस 3 रुकनी टीम ने रानो के रीहैब का अमल कराची चिड़ियाघर में ही शुरू कर दिया है, विच इज वेरी गुड। जबकि ये सब कुछ हो गया शुरू, क्योंकि इससे पहले तो कंटेस्ट ही किया जा रहा था कि इसको जाने भी देना है कि नहीं दिया जाने नहीं, तो देना। क्या 3 महीने तैयारियां ही करते रहेंगे भाई? भेजो। उनीबा ज़मीर शाह हमारे साथ मौजूद है। अदालती अहकामात आपको पता है आए थे, इस सिलसिले में हमने रिपोर्ट था और हमारे शो ने भी आवाज़ उठाई थी रानो के लिए, और जिसका एक्चुअली जिक्र भी हुआ था। जो वकील हैं रानो के केस के, उनसे भी बाद में हमारा रब्ता एस्टैब्लिश हुआ था, एंड वी गॉट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट दिस केस। उनीबा ज़मीर शाह हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं कि व्हाट्स द लेटेस्ट। उनीबा, सवाल भी हमारा ये था कि इतनी देर क्यों लग रही है? अब एक टीम इस्लामाबाद से आई है। अब गुड थिंग इज़ कि रीहैब जो है, रिहेबिलिटेशन, वो रानो की चिड़ियाघर में ही शुरू कर दी है कराची में। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या हो रहा है? हुमा, पहले तो वेलकम बैक। आपको हम बहुत मिस कर रहे थे स्क्रीन पर। और सेकंड, रानो के बारे में अपडेट ये है कि कोई भी जानवर बहुत ज़्यादा हसास होता है हुमा, हम उसकी हसासियत समझ नहीं सकते। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पर यह हिदायत की गई है कि इसको बग़ैर बेहोशी के लेकर जाया जाए, यानी ये अपनी मर्ज़ी से जो इसके लिए पिंजरा बनाया गया है उसमें ये जाए और ये बग़ैर बेहोशी की हालत में जाए। इस वक्त यहाँ पे इसका पिंजरा मौजूद है, टीम्स ट्रेनर्स की यहाँ पर मौजूद है, और रानो जो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। ख़ासकर मैं नाम लेना चाहूँगी, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की जो एक ट्रेनर है सना राजा, उसके हाथ से वो शहद भी खाती है और उससे थोड़ी बहुत मानूस भी हो चुकी है। और जो हमारे ज़राए हैं वाइल्ड लाइफ से, वो बताते हैं कि रवां हफ्ते उसे कोशिश की जाएगी कि C-130 में उसे लेकर जाया जाए इस्लामाबाद। ये 2 मराहिल में इसको लेकर जाया जाएगा। पहले इसको इस्लामाबाद लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर इसकी रिहेबिलिटेशन का अमल किया जाएगा, क्योंकि जिस माहौल में ये चिड़ियाघर में रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है किसी भी हिमालयन ब्राउन बेयर के लिए। पहले तो इस कन्फ्यूजन में ये लोग पड़े रहे कि ये हिमालयन है कि सीरियन है। हमने थोड़ी सी डिग आउट की इस स्टोरी को, तो हमें पता चला कि इसे गिलगित बल्तिस्तान से अगवा किया गया था जब ये बहुत छोटा सा बच्चा थी। फिर इसे कराची लाया गया और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक सैम जू है जो नॉर्दर्न बाईपास पर है, उसके ऑनर ने इसे ख़रीदा और उसे वहाँ रखा। 2017 में एक एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था एनिमल्स का जू के साथ, उसके तहत इसको यहाँ पे लाया गया। एक ब्लैक एशियाटिक बेयर था, उसके साथ लाया गया। माहिरीन बताते हैं कि जब भी कोई 2 किस्म की स्पीशीज़ जिसमें एक डोमिनेंट हो और दूसरी जो नस्ल है वो वीक हो, उन्हें साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो दोनों स्ट्रेस में रहते हैं और इस हालत में जब वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में ना हो, अपने हैबिटेट में ना हो, तो उनके लिए बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। यही वजह है और यही मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि 2020 में वो जो सियाह रीछ था वो मर गया खौफ के मारे, और उसके बाद से ये रानो तन्हा रह गई। रानो इतनी तकलीफ़ में रही है, इसने अपने जैसी नस्ल का कोई भी रीछ आज तक नहीं देखा। जिस जगह पे इसका पिंजरा है उसके पास अम्यूज़मेंट पार्क है। रात 7:30 साढ़े 8 बजे तक यहाँ पे लोग आते हैं, झूलों में बैठते हैं, उसकी आवाज़, फिर लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़, सिर्फ रानो के लिए नहीं, इस चिड़ियाघर में हर उस जानवर के लिए बहुत ही स्ट्रेस का बायस ये बनती है, क्योंकि अब तो इस तरह के जू का कॉन्सेप्ट ही दुनिया में ख़त्म हो रहा है। अब तो सफारी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है जहाँ पे इंसान मेहमान होता है और उसके Zoo is supposed to be zoo, मतलब वहाँ पे जानवर हो, उनसे जुड़े एक्सपीरियंसेस हो। वहाँ पे अगर आप बड़े बड़े झूले लगा देंगे जिसमें लोग बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, चीखेंगे और जाहिर है वो अपना एंटरटेन होंगे, तो उससे जानवर तो डिस्टर्ब होते हैं। आपने सैड स्टोरी इसकी ओरिजिन की बताई है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है। इसके लिए तो कोई बहुत आपका समझदार होना भी जरूरी नहीं है ये समझने के लिए कि एक जू का क्या माहौल हो सकता है। अच्छा, आप बताइएगा उनीबा, शुक्र है कि आप इसे कोई कंटेस्ट नहीं कर रहे और फाइनली इसकी वापसी जो है वो होने जा रही है। कुछ बता सकती हैं क्या टाइम फ्रेम तय किया गया है इसके यहाँ से रवाना होने का? कहा जा रहा है कि इसी वीक में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पहले इस्लामाबाद भेजा जाएगा, उसे वहाँ पर एक इंक्लोजर में रखा जाएगा और इसकी रिहैब की जाएगी। उसके बाद एक और जो हमें हमारे कोशिश की जाएगी। ऑलरेडी इसका टाइम हो गया है, आप कह रही हैं इसी वीक। सो
वीक तो वैसे खत्म हो रहा है, वील जस्ट गिव इट अनदर वीक। बहुत शुक्रिया 7:30 के जरिए से शिफ्ट किया जाएगा टू इस्लामाबाद एंड देन we'll keep an eye on that and we'll keep you अभी एक posted. ब्रेक, दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। वेलकम बैक जी। सियासी लबादे में हो या मजहब के लबादे में, पंजाब में तशद्दुद, हंगामा आराई और जलाओ घिराव की अब कोई गुंजाइश नहीं है। वजीर आला मरियम नवाज बहुत खुलकर दो टोक लफ्ज़ में अल्फाज में हुकूमती पॉलिसी का इजहार कर रही हैं। सियासी इख्तलाफ से कता नज़र बुध के रोज़ लाहौर में मुख्तलिफ उलमाए कराम से मरियम नवाज के खिताब को हर फोरम पर सराहा गया और इस खिताब की गूंज जो है वो अभी तक सुनी जा रही है। ऐसे माशरे में जहाँ ज़ाती मकासद की आड़ में मजहब को इस्तेमाल करके रियासत को ब्लैकमेल करने समेत आम शहरियों की जानें खतरे में डालने की मसालें मौजूद रही हों, वहाँ ऐसे बोल्ड फैसले करना बड़ी जुर्रतमंदी का काम है और बड़ा ही इट वाज अ वेरी इफेक्टिव ऑप्टिक एंड विजुअल जब हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस इशू पे लेके बहुत ही क्लियर कट बात कर रही हैं। अच्छा, फिर इजलास में मौजूद और क्या क्या हुआ? तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने पंजाब हुकूमत के इस मौक़िफ़ की वाज़ेह हिमायत की है कि अमन व अमान ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदकिस्मती से आपको पता है मुल्क में सियासी जमातों को नुकसान पहुँचाने के लिए प्रेशर ग्रुप्स बनाने की रिवायत रही है और ये भी इसी का नतीजा था। प्रेशर ग्रुप जो TLP की सूरत में बनाया गया था, वज़ीर आला पंजाब ने कलअदम TLP का नाम लिए बगैर कहा कि इसे सियासी मकासद हासिल करने के लिए बनाया गया था। आप जानते हैं कि माजी में भी ये हुआ कि सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को सिर्फ अमल में ही सियासी मकासद के लिए लाया गया। सियासत करना सबका हक है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक, लेकिन सियासत की आड़ में या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुंच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद कर देना, इमलाक को जला देना, किसी की जान ले लेना और कोई ग्रोह ऐसा आ जाए जो कुफर और इस्लाम की जंग बना दे और हथियार उठा ले और हुक्म दे के जो सामने आए उसको छोड़ना नहीं है, जो पुलिस वाला आपके सामने आए उसको छोड़ना नहीं है, जो कानून नाफिज करने वाला आए उसको छोड़ना नहीं है। फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे फ़लस्तीनियों के लिए जो खुशी मना रहे थे। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए वो मुजाहरा किया गया था या मुजाहरा प्लान किया गया था? और हमने तो इतना बड़ा ये हंगामा चला, मैंने एक बार आप सब मुझे गवाही इसकी देंगे, हो सकता है मैं गलत हूँ, एक बार मैंने किसी उस शरपसंद जमात के एक शख्स से भी फ़लस्तीन के बारे में एक जुमला नहीं सुना। अगर सुना तो यही सुना कि मार दो, यही सुना कि इनको छोड़ना ना, इनको घरों में जाने ना देना। There is a point to what she said. कलअदम करार दी गई TLP की जानिब से मौजूदा पुरतशद्दुद मुजाहरे और जलाओ घिराव के बाद तंजीम पर पाबंदी लगाई जा चुकी है और ऐसा लगता है कि रियासत और उसके इदारों को अब इदराक हो गया है कि वक्ती सियासी फ़ायदे के लिए बनाए गए प्रेशर ग्रुप्स अमन व अमान के लिए कितना बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। ताहम ये देखा गया है कि माजी में भी अपोजिशन जमातें हुकूमत की मुखालिफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तशद्दुद पसंद गिरोहों की हिमायत करती रही हैं और ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है। डेफिनेटली सियासी वाबस्तगी से कता नज़र इस मामले में तमाम सियासी जमातों को एक सफ़े पर आना होगा। लेकिन इस मामले में तमाम सियासी जमातें एक सफ़े पे नहीं है, PTI नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। यू आर वेरी राइट, लेकिन होना चाहिए, यही तो सारी बात है। दिस इज द डिमांड ऑफ द टाइम। लेकिन जब वो खुद हुकूमत में थे, जब वो खुद बरसर इक़्तिदार थे, तो इमरान खान साहब का भी बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ था और सबसे पहले उन्हीं की हुकूमत में इन पर पाबंदी लगाई गई थी। और इनफैक्ट मरियम नवाज साहिबा ने भी ये जिक्र भी किया, उन्होंने बानी PTI पर तनकीद की कि अडयाला में बैठे शख्स ने झूठ फैलाया कि 600 लोग मारे गए। सुने, PTI की मिसाल देना चाहती हूँ कि जब तक वो सियासी जंग लड़ते रहे उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने हज़ारों जलसे किए, उनको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। जिस दिन उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिया, जिस दिन उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, गोलियां चलाईं, इमलाक को जलाया, रियासत की और अवाम की इमलाक को जलाया और उन्होंने वो रवैया इख्तियार कर लिया जिससे वो सियासी जमात की कैटेगरी से बाहर निकल गई, उस दिन से उनका ज़वाल शुरू। अडयाला में बैठा हुआ शख्स वहाँ से ट्वीट कर रहा है इमरान खान के 600 लोग हलाक हो गए और ये वो शख्स था जिसने अपने दौरे हुकूमत में मसाजिद में घुस के गोलियां चलाई थी और लोगों को मारा था, क्योंकि
अपनी जमात कमज़ोर हो गई, उसने देख लिया कि निज़ाम चल पड़ा, उसकी अहमियत ख़त्म हो गई, वो वहाँ से बैठ के फिर मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों और रियासती और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाली कल आदम जमात TLP के कारकुनों के खिलाफ पंजाब हुकूमत में अब कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक 1,500 के करीब कारकुन पकड़े गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कल स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है कि अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्ती के साथ निपटा जाएगा और ये पॉलिसी जारी रहेगी। सियासी वाबस्तगी से क़तई नज़र अब लग तो ये रहा है कि अवाम भी अब समझने लगे हैं कि मजहब के नाम पर लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी और इनके मामूलात को दरहम बरहम करने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पहले खौफ के मारे या जो भी आप कह लें, लोग भी है आवाम की तरफ से, हाँ सपोर्ट भी है, लेकिन बहुत से जो अवाम है जो नहीं सपोर्ट में है वो बोल भी नहीं सकते थे। एक खौफ सा होता था, बट नॉट एनी मोर। मतलब कितनी बार ये होगा, तो लिहाजा अच्छी बात है कि ये कहा गया है। ये जो हर कार्रवाई के बाद हम एक एग्जैजरेटेड सा फिगर ले आते हैं ना कि सैकड़ों लोग और 600 लोग जिसका अभी जिक्र कर रही थी, मतलब Where did you get that figure? आसमा शराजी हमारे साथ इससे हैं। माशरे में इंतशार फैलने का खदशा होता है। हाँ। This is serious. When you claim a figure or being a responsible person or being somebody that people follow, you should back up your claim with facts and figures, with facts and reality as well. I mean, इतनी बड़ी अगर आप हस्ती हो तो फिर तो 100% वैसे भी अगर कोई फिगर कोई भी चीज़ हो पहले वेरीफाई तो करें। ये तो एक बड़ी आसमा शिराजी साहिबा सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। आसमा साहिबा, मुख्तलिफ ग्रुप्स और जमातें और उन पर पाबंदी और इनके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला काम पहले भी होता रहा है, लेकिन फिर सियासी मसलहत कोई ना कोई आड़े आ जाती है। हाँ। कभी किसी बड़ी सियासी शख्सियत ने इस तरह खुलकर ऐलानिया वो स्टैंड नहीं लिया है जो अभी हमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा लेती हुई नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल कैपिटल भी ज़ाया होने का ख़दशा होता है, सियासी मसलहतें भी हो जाती हैं सियासी लीडरान की। लेकिन इस मरतबा क्या आपको भी ये स्टैंड लेना, स्टांस लेना कुछ अलग लग रहा है रिवायती सियासत से? देखिए, ठीक है, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है जो कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वक्त किया है कि TLP के ऊपर पाबंदी लगानी है, उनको जो है वो पाबंद करना है या उनके ख़िलाफ़ जो इस वक्त शिकायत हैं उसका इदराक करते हुए उस पर पाबंदी लगानी है। मगर असल बात यह है कि पाबंदी बहुत सही जमातों पे लगती रही, उसके बाद फिर वो नए नामों के साथ भी रजिस्टर होती रहीं। असल उस इबाम से निकलना है जिस इबाम का हमेशा से जो हुकूमतें हैं वो शिकार रही हैं। और वो इबाम क्या है कि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको बीच में ना लाया जाए, या जो पॉलिसीज़ हैं जो भी जिस लेवल के ऊपर भी पॉलिसीज़ बनती हैं उसको बीच में ना लाया जाए और प्योरली ये सोचा जाए कि क्या ये पाकिस्तान के फ़ायदे में है या नहीं है। आपने देखा कि माजी में भी बहुत सारी जमातों पे पाबंदी लगी, नए नामों के साथ ना सिर्फ रजिस्टर हुई बल्कि उनको नुमाइंदगी भी मिलती रही। अब आधा काम करके आधा काम अधूरा छोड़ना मेरा ख्याल है ये भी कोई पॉलिसी नहीं होती। एक जमात पे पाबंदी लगनी है, आइन और कानून के मुताबिक उसको किस तरह से उस पर अमल दरामद करना है, और फिर वो बात रुक जाती है और फिर उस बात के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतें अगर मसलहतों से काम लेना शुरू हो जाए और हुकूमतें अगर उनको लगता है कि कोई भी अंसर ऐसा है जो कि अगेंस्ट द लॉ है या आइन के ख़िलाफ़ वर्जी में हो रहा है या अमन व अमान के लिए जो है वो एक नुकसान का सबब बन रहा है, तो उस पर आपको उस मफाद को देखना है जो कि ममलिकत का मफाद है, जो कि अवाम का मफाद है। उसमें आपको पॉलिटिकल जो मफादात हैं वो नहीं देखने होते, उससे बालातर होकर फ़ैसले करने। तो फ़ैसले तो गवर्नमेंट ने किए हैं, अभी ज़ाहिर है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी और किस तरह से इसको आगे ले जाया जाएगा ये बहुत अहम होगा देखना। क्या हुकूमत जो है वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इन तमाम फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद भी करवा पाएगी। हमने देखा इमरान खान साहब के दौर के अंदर एक इसी जमात के ऊपर पाबंदी लगी और फिर इसी जमात को जो है वो इस पर पाबंदी हटाई भी गई। तो मेरा ख्याल है ये कुछ चीज़ें जिसको कि अभी देखना, एग्जामिन करना जो है वो ज़रूरी है। अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी ये ख़बर आई है, अभी ये फ़ैसला हुआ है, इस पर अमल दरामद बहरहाल एक बहुत मुश्किल काम होगा। अभी तक ये हम कह सकते हैं कि ये एक दलेराना कदम है जो कि उठाया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, फेडरल गवर्नमेंट। You're right, आसमा, लॉट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन एटलीस्ट किसी ने बात तो की, कुछ पहल तो की, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक वर्डिंग के साथ एक स्टांस जो है वो लिया है। ये बताएं कि मरियम साहिबा ने बताया कि ऐसी जमातों को सियासी मकासद के लिए बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है और फिर
वो ही होता है जो ऑब्वियसली हम सब भुगत भी रहे हैं। क्या इस वक्त जो सियासी क़यादत इक़्तिदार में है, आपको लगता है कि वो माजी की इस गलती से कुछ सीख चुके होंगे और आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो इसकी हिमायत के बजाय मुज़ाहमत करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि यही सवाल सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि क्या जो फ़ैसले हैं माजी की तरह उनके ऊपर अमल दरामद होगा। यानी वो शक जो है, वो ख़दशात मौजूद हैं अभी भी कि पाकिस्तान की रियासत ने मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए और फिर मुख्तलिफ़ फ़ैसले जो हैं उनकी नफ़ी में भी खुद ही जो है वो हुकूमतें गई और रियासत जो है वो गई। तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी जो है वो बनानी है कि परमानेंटली हमने एक क्योस में ही रहना है कि आज हम ये फ़ैसला कर रहे हैं, कल हम ये फ़ैसला कर रहे हैं, आज गुड कल बैड, और ये जो तमाम पॉलिटिकल और बिल्कुल सियासी मकासद के लिए जो है जमातें बनाई जाती रही हैं। और ये अभी से नहीं है, ये तो हिस्ट्री में अगर 75 बरस में जाएंगे तो बहुत सारी जमातें जो कि बनाई गई हैं, तख्लीक की गई हैं, और सियासी वोट काटने के लिए, एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरी पार्टी को फ़ायदा देने के लिए, ये सब कुछ पाकिस्तान में होता रहा है। लेकिन हम एक सफ़र कर रहे हैं, दायरों के अंदर जो घूम रहे हैं, ये सफ़र कहीं तो ख़त्म होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये राइट टाइम है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी डायरेक्शन को तय करे और अपनी डायरेक्शन की तरफ बढ़े कि जो भी पाकिस्तान कोई इस तरह की तख्लीक जो है वो नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी तख्लीकात नहीं होनी चाहिए कि जो कि सियासी फ़ायदे या नुकसान के लिए हों। नेचुरल कोर्स में जो चीज़ें होती हैं वो बेहतर होती हैं। एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलता है तो उसी को आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अब फ़ैसला होना चाहिए और आइंदा के लिए जो फैक्ट्रियाँ बनाई जाती हैं, ये फैक्ट्रियाँ ख़त्म हों ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े और एक नेचुरल तरीके से बढ़े। दुनिया भर में इस तरह नहीं होता जिस तरह से हमारे यहाँ होता रहा है। तो अब अगर फ़ैसला हुआ है तो इसके ऊपर रियासत को, हुकूमत को बिल्कुल अमल दरामद भी करना चाहिए। बिल्कुल, अब फैसला हुआ है तो रियासत को अमल दरामद भी करना चाहिए। ये बताइएगा समय का मरीम नवाज़ साहबा ने शिद्दत पसंदी, वायलेंस वगैरह की जो बातें की हैं, TLP ही की बात हो रही थी, ज़ाहिर है मौजू तो वही था, लेकिन बाज़ लोगों की राय ये है कि ये इशारा शायद तहरीक इंसाफ के लिए भी था और प्रॉबली उनको भी इस किस्म की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है, शायद उसके लिए ग्राउंड तैयार हो रहा है। आपको लगता है ये तासुर ठीक है? क्या तहरीक इंसाफ को इसको अपने लिए कोई वार्निंग समझना चाहिए? देखिए, कोई भी सियासी जमात अगर कोई अमन व अमान में खलल डालती है या कोई भी सियासी जमात, अव्वल तो वो सियासी जमात की तारीफ़ पे ही पूरा नहीं उतरती अगर ऐसा होता है, और अगर कोई भी सियासी जमात कानून को अपने हाथ में लेती है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हमने देखा है कि बहुत सारी जमातों ने कानून को हमेशा से वायलेट किया है मगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए PTI पे पाबंदी लग सकती है, तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। PTI जो है उसकी जो फॉलोइंग है, उसका जो वोट बैंक है, उसकी जो सपोर्ट है, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है और वो एक बड़ी सपोर्ट है। आप उसको कतई तौर पर ऐसे तासुर नहीं दे सकते कि वो सियासी, हाँ अगर कोई किसी जमात में कोई ऐसे अनासर हैं कि जो अमन व अमान को नुकसान पहुंचाते हैं या वो जो ये सारे जो यानी इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उन अनासर के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर बतौर सियासी जमात किसी सियासी जमात पे पाबंदी हल नहीं होती। और अगर इसको बुनियाद बना के, बहाना बना के निशाना PTI को बनाया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुरुस्त पॉलिसी होगी। ये कतई तौर पर दुरुस्त पॉलिसी नहीं है। उन अनासर को और उन गिरोहों को ज़रूर जो है वो पाबंद करना चाहिए जो कि आइन और कानून की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरते। मगर सियासी जमातें अवाम की नुमाइंदा जमातें होती हैं, अगर उनकी अवाम में नुमाइंदगी है तो उनको पॉलिटिकली रिजॉल्व करना चाहिए और जो कानून है उसका इस्तेमाल उन लोगों के ख़िलाफ़ होना चाहिए जो कि अमन व अमान के लिए नुकसानदेह हो और उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर योर ओपिनियन आसमा शराजी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी एक दिन आपको बता देते हैं कि आज के दिन की और क्या अहमियत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शहरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के बहुत सारे शहर हैं जो हमें बहुत पसंद हैं। हर शहर की अपनी खुसूसियत है, हर शहर की अपनी ख़ास बात है, हर शहर के अपने मसाइल भी हैं। एब्सोल्युटली। वर्ल्ड सिटीज़ डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है दुनिया भर में और जिसका मकसद शहरी इलाकों को दरपेश मसाइल के हल, आलमी ताउन के फ़रोग़ और तरक्की के मौक़े पैदा करना है। और इस साल का थीम भी आपको बता दें जी, थीम है पीपल सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज़। हाउ अबाउट दैट? खूबसूरत सबसे पहले तो मंजर आया था हमारे कैपिटल, हमारे शहर इस्लामाबाद का और बहुत ही अलग वाइब है
उस शहर की खूबसूरत शहर वैसे है, पता है, साफ सुथरा ये है, ग्रीनरी तो सब्जा बहुत है, कुछ कमाल है। और आजकल सुना है मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है। बाय द वे सर्दी हो गई है क्या, मतलब क्या चल रहा है इस्लामाबाद में? लिख के बताएं हमें कि आपके मौसम क्या चल रहा है आपके शहरों में। लेकिन एक बात है, कोई भी शहर हो ना, उसका कोई ना कोई खूबसूरत एलिमेंट ज़रूर होता है। वेदर यू ओवरऑल अगर आप देखें, आपको अगर कुछ केओस में हम भी नज़र आ रहा है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन कोई एलिमेंट जो होता है जो कि उसको बड़ा मखसूस बनाता है, लाहौर ये लाहौर का ज़ाहिर है। लाहौर की बहुत सारी, लाहौर का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाहौर की तारीख़ है, तारीख़ से लगाव रखने वाले लाहौर, आपको पता है उनके लिए तो क्या ज़बरदस्त लाहौर शहर है। सबके लिए अदब का शहर, सकाफ़त का शहर, शायरी का शहर, लॉलीवुड का शहर, फिल्मों का शहर। और उसके बाद कराची एक अपनी एक खूबसूरती, आई मीन द काइंड ऑफ सनसेट्स दैट यू सी इन कराची बिकॉज ऑफ कोर्स द ओशन एंड सी व्यू, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो कराची की खसूसियत ये है कि वी हैव द ब्यूटीफुल शोर लाइन और it is something that you won't find anywhere else. Accepting city. It is a very diverse city. जाहिर है सब्जे की कमी है, वो तो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट इज। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि हम पॉजिटिव्स पे अगर रहें तो यू आर वेरी राइट कि इट इज़ अ वेरी एक्सेप्टिंग सिटी। पूरे मुल्क से लोग जो हैं वो कराची में आके रहते हैं, बसते हैं, फ्लरिश करते हैं। एब्सोल्युटली। तो हर शहर की कुछ ना कुछ, और इतने शहरों का हमने नाम नहीं लिया बाय द वे, कोई मुकाबला नहीं है इनका कहीं भी। और मेहमान नवाजी एंड आर आर्ट्स, आई मीन देयर इज सो मच। एनीवे, अच्छा जी, बहुत से शहरों का हमने नाम नहीं लिया, लेकिन आप लिखें ना हमें और अपने शहर के बारे में बताएं। इन द मीन टाइम वी आर टेकिंग अ ब्रेक। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की वजह से ना कराची का आर्ट्स काउंसिल लिटरली एक मेल्टिंग पॉट बन जाता है। ओह एब्सोल्युटली। आपको पता ही है कि हर साल ये होता है, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत अपनी नौयत का सबसे बड़ा मेला होता है ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। एंड एवर सिंस इट स्टार्टेड इट हैज़ ओनली ग्रोन बिगर। और भी ज़्यादा मुल्क आते हैं, और भी ज़्यादा आर्टिस्ट आते हैं, एंड इट्स सच अ डिलाइट। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वी गेट टू मीट एवरीबडी, वी गेट टू सी द आर्ट। तो आज हमारी बड़ी स्पेशल गेस्ट हैं, बांग्लादेश से आई हैं निहारिका मुमताज़, जो कि क्यूरेटर हैं बांग्लादेश आर्ट वीक की फाउंडर और साथ ही ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं। सो ये अपने साथ एक फोक सिंगर लेके आई हैं जिनका कॉन्सर्ट कल होगा इन कराची आर्ट्स काउंसिल। और इसके अलावा ये डिफरेंट आर्टिस्ट का काम लेके आई हैं, अपना भी काम लेके आई हैं, जिसकी एग्जीबिशन लगेगी ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल इन कराची। वेलकम टू कराची, Niharika. How are you? Tell us about your own art. We are very intrigued by what you are wearing as well. So you basically work in textiles and jewelry? So while I was in 18, I had my own boutique. That time I used to do only when you were designing, 18? yeah, wow, you started early. The clothings. But after that I studied and I am an accountant actually. Okay. So I've done my articleship with KPMG Bangladesh, and then I was head of finance and fundraiser for an NGO called Acid Survivors Foundation for 9 years. Okay. So after that I had to move with my husband. Then I started this jewelry designing. You were a designer. So I'm always into designing. Okay. What have you when I moved to Dubai in 2010, then in 12, I thought I should do again some creative activity. Right. That's how I started designing the jewelry. And later, in 2017, I realized, because I used to sell, outsourcing the handloom clothing, saris and all from Sri Lanka, India, and used to sell Bangladesh, of course. But later in 2017, I realized that I should do something about heritage textile of Bangladesh, because the katan, Banarasi katan, and the organza, those industries diminishing. So to revive that, that's nice. I started in
ऑलराइट, सो निहारिका उर्दू भी very समझती हैं, इसलिए हम अगला सवाल, ये अपना सफ़र बता रही हैं, अपना जर्नी बता रही हैं और बता रही हैं कि हेरिटेज टेक्सटाइल ऑफ बांग्लादेश जिसमें कतान सिल्क, कातान, ऑर्गेन्जा, ये हाथ पे बनी हुई कतान सिल्क है। वंडरफुल। सो ये आप लेके भी आई हैं यहाँ एग्जीबिशन में? नो। सो यहाँ आप क्या डिस्प्ले करने वाली हैं? सो द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू कम एंड विजिट योर टेक्सटाइल, during COVID we had a project from Bangladesh Art Week to work with the community, like artisans. So artists, artisans and designer, we combined and we selected 2 cities to work. One is Chittagong and one is Sirajganj. So Sirajganj is very much famous, you know, the gamcha, the checkered design, yes. So yes, that it's called what? Gamcha. So that is actually towel, you know, that all the laborers and everyone, very cheap, that's why. So we started working with that artisan because that is also handloom. All right. So I thought I should introduce something that never happened before. And so I designed in gamcha, there was never incorporated the metallic like silver zari threads. So I introduced that. You elevated the whole thing. I introduced that, and they never woven any motif in the gamcha. So I introduced that also, so and that's part of the history. Yes. So वो आप लेके आई हैं? That will be displayed. Jewelry भी लेके आई हैं आप? Jewelry I brought some for my presentation. Okay. And so this is, and it never happened. Some artwork like Kamrul Hasan, I don't know whether you have heard of his name. He's very famous artist from Bangladesh. So I incorporated his artwork into gamcha, and that is hand woven. Motifs and the major elements of his artwork. This is part of history because it never happened before. इसके अलावा आप कुछ paintings भी लेके आई हैं? Yes, 3 artists artwork we got. Babli Barna, Shubarna, and Shambhu Acharya. Tell us about these artists. So Shambhu Acharya is he's a folk artist. So it's like part of 450 years history that they do. He's 9th generation. And unfortunately they couldn't come because Babli Barna she studied in USA, so she couldn't come. Okay. And the other artist also, she wanted to come. But एक singer भी आ रहे हैं. हाँ, ये एक singer का जो folk singer का आपने जिक्र किया. She is one of the best folk singer in Bangladesh. क्या नाम है उनका? Shirin Jawad. Shirin Jawad. Jawad. Yeah. So she'll be performing. She'll be performing tomorrow. And she'll be singing the folk songs of Bangladesh. Yeah. How lovely. कितनी चीज़ें हैं एक्चुअली इस सारी एग्जीबिशन में जो कि आपको मिल सकती हैं. सो देयर इज आर्ट दैट यू कैन सी, देयर इज ज्वेलरी दैट यू कैन सी, और इनोवेशन जो इन्होंने की है वो आप विटनेस कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स देन देयर इज आज से बाज़ाब्ता इसका इफ्तिताह होने जा रहा है. आज इसकी इनॉग्रेशन है और अमीन गुलजी की परफॉर्मेंस एंड एक एग्जीबिशन है at 5 PM on Arts Council and the rest of the ceremony but follow that. देखिए पूरा एक स्केड्यूल है तो आप मिस आउट ना कर जाएं क्योंकि अक्सर इतनी चीज़ें हो रही होती हैं कि लोगों को लगता है कि जी ये तो हमने देखना भूल ही गए. So the schedule is out and do go see what you want to. Thank you so much for being with us. Hope you have enjoyed Karachi. Thank you so much. Thank you and keep coming back. Yes, inshallah. With more art and artists. All right जी, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं और we'll be right back. Good morning. जी और खबर ये है नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की किताब सिर्फ 10 दिन में टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गई है जी. मलाला यूसुफजई की मेमोयर है फाइंडिंग माय वे. 21 अक्टूबर को शाया हुई थी और सिर्फ 10 दिन में न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर में शामिल हो गई है. और ये पहली खातून मुसन्निफ हैं, पहली मुसन्निफ हैं जिनको न्यूयॉर्क टाइम्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने का एजाज़ हासिल है फ्रॉम पाकिस्तान. Which is a very big deal. So it is selling like hot cakes और खुद भी आपको पता है वो अपनी प्रमोट कर रही है किताब के हवाले से.
बहुत कुछ बता रही हैं कि किताब में क्या क्या बातें हुई हैं। इससे वैसे ही आप कहते हैं कि तो पढ़नी पड़ेगी अब। हाँ, यू वांट टू रीड, मतलब उनकी एक जर्नी है। पहले एक और इनकी इससे पहले एक किताब आई थी विच वाज आल्सो बाय द वे अ बेस्ट सेलर, और अब ये किताब आई है और ऑब्वियसली नाउ शी इज़ ओल्डर, शी इज़ मैच्योरर। बहुत से इन्होंने अपनी ज़िंदगी के किस्से, अपने एक्सपीरियंसेस, एक होता है ना कमिंग ऑफ एज काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो, बहुत से इवेंट के आप आगे पहुँचते हैं। सो शी हैज स्पोकन अबाउट दैट वेरी ओपनली। एक्चुअली इनके जो खुल के बात करने का अंदाज है वो काफ़ी इंडियरिंग है। A lot of people might connect with that as well. अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे, ज़रा स्मॉग की सूरत हाल आपको बता दें। पंजाब में स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ हुकूमत ने बहुत कुछ करके देख लिया है, इक़दाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्द मौसम आगे बढ़ रहा है, शहरों में स्मॉग में इजाफा हो रहा है। लाहौर कल भी फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया के तमाम शहरों में सबसे ऊपर था, और आज भी। हाँ बिल्कुल। तो आज भी अगर आपको बताएं, ये कुछ आपको पता है बड़ी जल्दी ये डेटा जो है ये चेंज भी होता जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स नंबर 1 पे लाहौर है, नंबर 2 पे कराची है, एज वी स्पीक 3 पे दिल्ली, आगे क्या देखना। तो 2 शहर तो टॉप पे हमारे ही हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एंटी स्मोक गन्स जो यूज़ हो रही हैं ना, आपको पता है स्मोक को डिस्पर्स करने में, दैट माइट क्रिएट अ वाटर शॉर्टेज। इस पे बड़ी बात हो रही है। इस पे ज़रा हम एक्सपर्ट्स लेके अगले हफ्ते बात करेंगे कि इफ़ देयर इज़ एनी अदर वे टू गो अबाउट इट। काम तो हो जाता है, तो स्मोक तो बैठ जाती है, लेकिन पानी इतना यूज़ हो रहा है तो क्या करना चाहिए इस हवाले से, इस पे भी बात होनी चाहिए। सब गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार दी गई है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। 15 नवंबर के बाद बगैर ETS सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना मना होगा। ग्रीन स्टिकर लगाए जाएंगे जो गाड़ी फिट होगी, और सिर्फ वही गाड़ियां चलेंगी जो माहौलियाती मयार पर पूरा उतरेंगी। दैट इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ टेस्ट, वरना आपको पता है चलती के नाम पे कुछ भी चल जाता है। गाड़ी मतलब गाड़ी पहिए लगे होने चाहिए, और हमने देखा है a lot of things are on the road, so this is going to be and the fuel that we burn, अगर आपकी गाड़ी फिट भी हो जो भी हो, the fuel that we burn, the fuel that we get in Pakistan, वो असल में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है स्मोक एंड पोल्यूशन का। अच्छा जी, उमे फरवा हमें ज्वाइन कर रही है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ फ्रॉम लाहौर। उमे फरवा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे इफेक्टिव डायरेक्टिव्स जो हैं ये दिए गए हैं, तो कब से ये होंगे, और क्या ये मुहिम चलाई गई है आवाम में कि लोगों को पता हो कि कौन सी गाड़ी अब हम चला सकते हैं, सर्टिफिकेशन चाहिए, ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल हुमा, ऐसे हो रहा है। जून से इस एमिशन टेस्ट का आगाज हुआ था। एमिशन टेस्ट असल में गाड़ियों को चेक करना था, क्योंकि गाड़ियों से भी धुआं निकलता है और ये भी स्मोक का बाइस बनता है। और आप देखें कि गर्मियों में ही इसका आगाज हो गया था, लेकिन लोग हमारे जो शहरी हैं अमूमन जब तक कि उन पे प्रेशर ना डले, दबाव ना डाला जाए, उस वक्त तक वो लोग भी ठीक नहीं होते। शुरू में लोगों ने इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। जून में आगाज हुआ, फिर उसके बाद एक्सटेंड कर दिया गया, जुलाई अगस्त तक गया, और मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए। जिन लोगों को इसकी समझ आई कि गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा और गाड़ियां ठीक करवानी है, उन लोगों ने तो फिटनेस सर्टिफिकेट वाली यानी ग्रीन कलर का स्टिकर जो है अपनी गाड़ियां चेक करवा कर और लगवा लिया। अभी भी लाहौर में बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जिन्होंने अभी भी अपनी गाड़ियों की फिटनेस नहीं करवाई, और चूंकि वो सड़कों पे वैसे ही गाड़ियां फिर रही हैं और धुआं भी बन रहा है, तो उन लोगों के लिए इसलिए 15 नवंबर की डेडलाइन दी गई है कि 15 नवंबर तक अपनी गाड़ियों को चेक करवा के ग्रीन स्टिकर लगवा लें। और अगर वो नहीं करेंगे तो 15 नवंबर के बाद आपको लाहौर में ऐसी गाड़ियां चलती हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि अगर गाड़ी निकलेगी उसको फौरी तौर पर बंद कर लिया जाएगा, और वो गाड़ी जब तक ठीक नहीं होगी उसको चलाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ लाहौर में, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि अगर लाहौर से दूसरे शहरों में जाते हैं और दूसरे शहरों से आप लाहौर में एंटर होंगे, अगर आपके पास ग्रीन स्टिकर या एमिशन टेस्ट वाला स्टिकर नहीं लगा होगा तो आप लाहौर में गाड़ी लेकर दाखिल भी नहीं हो सकेंगे। तो ये काम पहले से ही हो रहा है, क्योंकि लाहौर जो है मुसलसल आज चौथा रोज है कि स्मोक में नंबर 1 पे दुनिया के अंदर आ रहा है। और लाहौर में कल देखने में ये आया कि मुख्तलिफ ऐसे इलाके थे जहां पर आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक 1000 से ज्यादा AQI लेवल गया। लाहौर में जो इलाके जहां पर AQI लेवल 1000 से ज्यादा जाता है, हमें फरवा वहां एंटी स्मोक गन्स लगाई जाती हैं। क्या किया जा रहा है? क्योंकि यही बताया गया था कि जो इलाके, हर इलाके का अब अलग AQI आ रहा है, एक तो डेटा मिल रहा है, ये मेजर डेवलपमेंट है। सो जहां डेटा मिलता है फिर वहां क्या किया जाता है, और फिर ये एंटी स्मोक गन्स लगाने से क्या AQI नीचे आता है?
बिल्कुल देखिए, लाहौर, सिर्फ लाहौर के लिए 15 एंटी स्मोक गन तैयार की गई और उसको बनाने का मकसद भी यही था कि जहां पर AQI लेवल हो वहीं पर एंटी स्मोक गन को भेजकर, देखिए कि बिल्कुल वैसी गन है जैसे पानी का छिड़काव किया जाता है। तो इस गन की मदद से फजा में पानी का छिड़काव करते हैं ताकि जो डस्ट के पार्टिकल्स है, जो ज़र्रात है आलूदगी के, वो बैठ जाए और AQI लेवल जो बहुत ज्यादा हुआ है उसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये तो वक्ती तौर पे होगा, 1 घंटे तक एंटी स्मोक गन काम करेगी, तो उसके बाद तो फिर वही है, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन तो अभी कंट्रोल ही नहीं आपकी हुई। जब तक वो कंट्रोल नहीं होगी, आपके कहने का मतलब है कि बिल्कुल इमीडिएट रिलीफ के लिए ही स्मोक गन जो है वो यूज होती है, अदरवाइज उसके बाद वो वापस आ जाती है स्मोक। ये आपने जो कहा है कि ये खुद बनाई गई हैं लाहौर में ये स्मोक गन्स जो हैं, तो ये और शहरों में, क्योंकि स्मोक की सिचुएशन तो अब सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है, और भी बहुत से शहर हैं पंजाब में जहाँ स्मोक होती है, तो क्या वहाँ भी प्रोवाइड की जा रही है या फिर ये सिर्फ लाहौर में ही काम करती है? अभी चूंकि जिस तरह से हुमा आपको पता है, लाहौर तो कई सालों से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों पे है और नंबर 1 या नंबर 2 पर आ रहा है। तो इस वजह से अभी सिर्फ लाहौर के लिए 15 गन्स बनाई गई थी इस साल। पहले तो हम सिर्फ लाहौर लाहौर कहते थे, आलूदगी में शामिल है। अब आपको फैसलाबाद भी नजर आ रहा है। DG खान आपको मुसलसल जो महकमा माहौलियात की वेबसाइट है वो जो डाटा जारी करी है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो DG खान में 500 है, इसी तरह से फैसलाबाद में 500 चल रहा है, मुल्तान में 500 चल रहा है, भावलपुर में 500 चल रहा है। दूसरे नंबर पे कराची है आज नहीं, आज दूसरे पे, अभी मैंने बताया ना, पहले पे अभी तीसरे पे आ गया, चेंज होता है ना हर घंटा। सो अभी तीसरे पे कराची है। सो हम भी आपसे कोई मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन जाहिर है वहाँ तो बहुत बुरा हाल है AQI का सब कुछ। अच्छा, शहरियों का कोई रवैया आपको बदला हुआ नजर आता है? पिछली दफ़ा हमने देखा कि बहुत से लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिए थे इस मौसम में, इस सीज़न में। अभी तो स्कूल्स वगैरह और सब कुछ कारोबार और दफातर रेगुलर चल रहा है, क्योंकि पिछली दफ़ा ये वो दिन थे जब स्मार्ट लॉकडाउन्स, काइंड ऑफ लॉकडाउन्स तो नहीं, हाँ, बंदिश शुरू हो गई थी स्कूलों की। नहीं, बिल्कुल इस दफ़ा हुमा और अब्दुल्ला मामूलात हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कुछ बेहतर ही नज़र आ रहे हैं। स्मोक है, लेकिन वो जिस तरीके से लास्ट ईयर हमने देखा था एक्सट्रीम लेवल पे बहुत चली गई थी कि सांस का और एलर्जी का और बहुत ही बुरे मसाइल हो गए थे कि स्कूलों को अचानक बंद करना पड़ा था। लेकिन इस दफ़ा जो गई लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें देखी, तो इस दफ़ा हमें थोड़ा सा ना गवर्नमेंट ने भी देखा है कि अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज की। जैसे एंटी स्मोक गन ले आए, इसी तरीके से गाड़ियों को पकड़ धकड़ और एमिशन का टेस्ट लाजमी करके स्टिकर लगाने का दे दिया। इसके अलावा स्कूलों में टाइमिंग्स भी चेंज कर दिए, यानी जिस टाइम के ऊपर ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाए ताकि AQI लेवल जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके। कोशिश तो की जा रही है। यहाँ मैं आपको ये मजीद और बताना चाहती हूँ कि जो छोटी गाड़ियां हैं जो कि हम आम रूटीन में हम आपस में अपने घर के लिए या वैसे ऑफिस के लिए यूज करते हैं, तो उस गाड़ी में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये स्मोक भी इस तरह से है कि हम लोगों को ब्रेन को डैमेज करता है और इसके साथ साथ आंखों को नुकसान पहुंचाता है। और महकमा माहौलियात की जानिब से एक और चीज का भी ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा था कि जो डीजल से चलने वाली ट्रांसपोर्ट है ना, हम उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करेंगे। वो तो हो ही जाना चाहिए था। तब तक मैं फरवा, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपडेट्स। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। कुछ भी मेजर्स जो लिए जाएं दैट्स ओके देन डूइंग नथिंग, वरना तो आपको पता ही है कि कोई एंड ही नहीं है, इतनी स्मॉग हो जाती है। अच्छा, हम जो थे ना वो मौसम में, हाँ बताओ, मतलब जब 500 से ये 300 से ऊपर जाते हैं ना तो हम हैजर्डस में चले जाते हैं, और आपको पता है 300 से ऊपर तो है ही लाहौर का हम सारे। अच्छा जी, that's it for this week. In fact, we'll see you on Monday. Have a great weekend. Match भी है. Good luck to Team Pakistan. Yeah.